अगर इंडिया को कमबैक करना है, दूसरे टेस्ट में जीतना है, तो फिर आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, फिर आपको दोस्तियों से बाहर आना पड़ेगा, फिर आपको अपनी सिलेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। जब तक आप शुभमन गिल को, जब तक आप श्रेयस अय्यर को नहीं बिठाएंगे, आपकी टीम हारेगी और आप इसी तरह से आप हारोगे। बेन स्टोक्स का जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो इंतहाई जबरदस्त है। वो हमेशा से अपनी टीम को बैक करते हैं, वो अपने बॉलर्स को बैक करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच आप लोगों ने देखा, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ, जीता हुआ मैच था। इंडिया ने वो इंग्लैंड के हाथों में दे दिया। बहुत सारी गलतियां की इंडिया की टीम ने, जिसके बाद जीता हुआ मैच 190 रन की लीड देना और फिर 28 रन से ये मैच हार जाना, बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंडिया की बैटिंग के ऊपर। खासकर दो बैट्समैन जिनके ऊपर इंडिया बहुत ज्यादा बिलीव कर रहा है, इंडिया बहुत उनके ऊपर भरोसा कर रहा है। सुनने में यह आ रहा है कि आने वाला फ्यूचर में विराट कोहली है, शुभमन गिल किंग है, शुभमन गिल प्रिंस, शुभमन गिल मतलब इंडियन मीडिया क्रिकेट के जर्नलिस्ट जिस किसी को आप देखो तो शुभमन गिल के लिए हर किसी के मुंह से तारीफ है, लेकिन परफॉर्मेंस इंतहाई नाकिस है। ये सिर्फ फ्लैट पिचेस का प्लेयर है। आप अहमदाबाद क्रिकेट ग्राउंड इसको दे दें और वर्ल्ड क्लास बॉलर इसके सामने ले आओ, ये नहीं छोड़ेगा, मार मार के उसका बुरा हाल कर देगा। लेकिन अहमदाबाद के पिच के अलावा किसी भी पिच पे इसको खिला दें, फ्लॉप है। लास्ट साल 1.5 साल से सिर्फ इसकी एक सेंचुरी है, लेकिन उसके बावजूद इतने मौके देना, इतने चांसेस देना समझ से बाहर है। अब ये बेहतर जानते हैं रोहित शर्मा जो कप्तान है, वो क्यों इनको बार बार लेके आ रहे हैं, बार बार क्यों इनको खिला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि चीफ सिलेक्टर है इंडिया का, क्यों इसके ऊपर बार बार एतमाद कर रहे हैं। हालांकि उस तरह का प्लेयर नहीं है, ये सिर्फ फ्लैट पिचेस का प्लेयर है। थकी हुई पिच आप इसको दे दें, वहां पे ये बहुत बुरा हाल कर देगा बॉलर्स का, लेकिन कोई अच्छी पिच जहां मिल जाए वहां ये स्ट्रगल करता है। इसके साथ साथ श्रेयस अय्यर जो है वो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर भरोसा कर रहा है, बार बार उसको मौका दे रहा है, लेकिन उस तरह से वो इंडिया को फायदा नहीं दे रहे, हमेशा से फ्लॉप चल रहे हैं। ये मैच जो इंडिया हारा, ये सिर्फ 2 प्लेयर की वजह से हारा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की वजह से। अगर देखा जाए तो इंडिया 9 प्लेयर के साथ ये मैच खेला, वरना अगर 11 प्लेयर के साथ वो खेलता तो ये मैच इंडिया आराम से जीत जाता। इसलिए कि इंडिया ने 190 रन की लीड दे दी थी, 190 रन की, और उसके बाद 28 रन से हार जाना, तो इट्स मीन के कहीं ना कहीं इंडिया ने गलतियां की। और मेन गलती क्या थी कि सिलेक्शन, टीम सिलेक्शन उस तरह से थी नहीं, बहुत ही बुरी सिलेक्शन की। शुभमन गिल को बार बार क्यों मौका मिल रहा है, आखिर उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसने इंडिया को कौन से ऐसे मैचेस जितवा दिए हैं। श्रेयस अय्यर के अलावा क्या मिडिल ऑर्डर पे इनके पास कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है। सरफराज खान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, पता नहीं चीफ सिलेक्टर क्यों उनको नजरअंदाज कर रहा है, रोहित शर्मा क्यों उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। बहुत ही शानदार उनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन हमेशा से वो नजरअंदाज हुए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पुजारा जो इनके वर्ल्ड क्लास टेस्ट प्लेयर है, उनको भी नजरअंदाज किया हुआ है, टीम से बाहर किया हुआ है। अब ये बेहतर जानते हैं उनके जो चीफ सिलेक्टर है, इनकी जो मैनेजमेंट है, इनके जो कप्तान है, कि आखिरकार इन प्लेयर को क्यों मौका नहीं मिल रहा। पुजारा की एक बुरी परफॉर्मेंस से उसको क्यों टीम से साइड लाइन कर दिया। सरफराज की इंतहाई जबरदस्त परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक लेवल पे, लेकिन उसकी सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही। आखिर कब तक शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर पे भरोसा करके चलोगे, आखिर कब तक इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, आखिर वो दिन कब आएगा कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर इनको मैच जितवाएंगे। लेकिन अब ये चीजें इंडिया को देखनी पड़ेंगी, इसलिए कि जो डोमेस्टिक कैप के परफॉर्मर है उनको आपको लाना पड़ेगा, उनको फ्रंट पे लाकर उनको खिलाना पड़ेगा। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्लास टीम है, इंडिया के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। इंडिया की वर्ल्ड कप में आप देख लें परफॉर्मेंस इंतहाई शानदार थी, लेकिन अगर ये पाकिस्तान की तरह सिलेक्शन करेंगे, अच्छे प्लेयर्स को नजरअंदाज करेंगे और अपने पसंदीदा प्लेयर लेके आएंगे, तो फिर इनका हाल भी हमारी तरह हो जाएगा। तो भाई सिलेक्शन पे थोड़ा अपना गौर करो। सरफराज की क्यों जगह नहीं बन रही, पुजारा को एक गलत परफॉर्मेंस से क्यों आपने बिठा दिया, क्यों साइड लाइन कर दिया, क्या उसकी जो पास परफॉर्मेंस थी उसको आप लोगों ने भुला दिया। इंतहाई शानदार वो प्लेयर है, इंतहाई शानदार उनकी परफॉर्मेंस है टेस्ट में, लेकिन आखिर क्या वजह है कि वो टीम से बाहर है। इंडिया ने 190 रन की लीड दी थी इंग्लैंड को, लेकिन जो सरप्राइज पैकेज आया दूसरी इनिंग में ऑयली पॉप ने क्या जबरदस्त बैटिंग की, क्या तगड़ी बैटिंग की। और इंडिया का जो ग्राउंड था, इंडिया की जो आवाम थी, उन्होंने खड़े होकर उस बच्चे को अप्रिशिएट किया, और हक भी बनता था जिस तरह से उसने बैटिंग की। वन साइडेड मैच को लेके चले, कोई नहीं खेल पा रहा था इंडियन स्पिनर को, वहीं पे ऑयली पॉप ने आके जिस तरह से बैटिंग की, जिस तरह से तगड़ी बारी उन्होंने खेली, वो काबिल तारीफ है। क्या जबरदस्त वो खेले, 196 रन बनाए, आखिर तक लड़ते रहे, झगड़ते रहे। देखिए इंग्लैंड टीम इतनी बुलंदियों को क्यों छू रही है, इसलिए कि इनकी प्लानिंग अच्छी है, इनका माइंडसेट अच्छा है।
ये हमेशा जीत की तरफ जाते हैं, ये घबराते नहीं हैं। बेन स्टोक्स की इतनी तारीफें क्यों हो रही है? हालांकि उनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, देख लें कि सेकंड इनिंग में वो कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन बेन स्टोक्स का जो विजन है, उनकी जो सोच है, वो इंतहाई जबरदस्त है। वो हमेशा से अपनी टीम को बैक करते हैं, वो अपने बॉलर्स को बैक करते हैं। आप मिसाल हार्टली की ले लें कि पहली इनिंग में वो बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए, तकरीबन 25 ओवर में उस लड़के ने 130 से 135 रन खाए, लेकिन उसी बॉलर ने सेकंड इनिंग में आके 7 विकेटें ले ली। तो इसको बैक करने वाला कौन था? बेन स्टोक्स, कप्तान। बहुत ही शानदार कप्तानी की, और इनकी कप्तानी की तारीफ क्यों की जाती है? इसलिए कि ये अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। इनका माइंडसेट अलग लेवल का, ये उन थके हुए कप्तानों की तरह नहीं है, ये डरते नहीं है हार से। ये कहते हैं कि मैच जब खेलें तो टेस्ट मैच या तो हम जीतें या अगेंस्ट कोई सी भी टीम हो वो जीते। ये हमेशा से रिजल्ट की तरफ जाते हैं, इनकी कोशिश होती है कि मैच का रिजल्ट निकले। अब ये वो दौर नहीं है कि 5 दिन तक खेलेंगे और रिजल्ट आएगा कि मैच ड्रॉ। अब हर टीम की कोशिश होती है कि वो अच्छा खेले, वो टेस्ट मैच जीते। और अब जो थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट चेंज हुआ है, सिर्फ इंग्लैंड की वजह से हुआ है, ये सिर्फ बेन स्टोक्स की वजह से हुआ है। जब से बेन स्टोक्स ने कप्तानी संभाली है, आप यकीन मानिए इंग्लैंड ने अपनी क्रिकेट को बदल के रख दिया, इंग्लैंड ने अपनी सोच को बदल के रख दिया। अब किसी को यकीन आ रहा था कि ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगा, हर किसी के मुंह से ये अल्फाज था कि इजीली इंडिया ये मैच जीत जाएगा, लेकिन वहीं पे नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया बेन स्टोक्स ने। क्या जबरदस्त तरीके से अपने बॉलर्स को बैक किया, क्या जबरदस्त किस्म की कप्तानी की। 196 रन की लीड अगर किसी टीम को मिल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टीम फिर आज जीत सकती है, लेकिन वो करके दिखाया बेन स्टोक्स ने। बहुत ही जबरदस्त किस्म की कप्तानी की, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कप्तानी की वो कम है। बहुत ही शानदार किस्म के ये कप्तान है, बड़ा इनका जबरदस्त माइंडसेट है। अगर कोई टीम 196 रन की लीड देने के बाद भी अगर हार जाए तो इट्स मीन कि फिर आपकी कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ी गलतियां की, जिसके बाद आपको हार हुई है। वरना 200 रन की लीड के बाद कोई टीम हार सकती है, क्या आप इस चीज़ का यकीन कर सकते हैं? लेकिन अब आपको यकीन करना पड़ेगा कि इंडिया हार चुकी है 196 रन की लीड के बाद भी, और ये तमाम तर क्रेडिट दिया जाता है बेन स्टोक्स को। क्या शानदार उन्होंने कप्तानी की, क्या शानदार अपने बॉलर्स यूज़ किए, क्या ज़बरदस्त किस्म की उनकी कप्तानी थी। अगर इंडिया को कमबैक करना है, दूसरे टेस्ट में जीतना है, तो फिर आपको चेंजेस करनी पड़ेगी, फिर आपको दोस्तियों से बाहर आना पड़ेगा, फिर आपको अपनी सिलेक्शन दुरुस्त करनी पड़ेगी। जब तक आप शुभमन गिल को, जब तक आप श्रेयस अय्यर को नहीं बिठाएंगे, आपकी टीम हारेगी और आप इसी तरह से आप हारोगे। इंडिया अगर ये मैच खेला तो 9 खिलाड़ियों पे खेला, 2 खिलाड़ी जो थे शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, वो इंग्लैंड की साइड से खेले, इसलिए कि उनकी जो बैटिंग आप देख लें कि किस तरह से थकी हुई उन्होंने बैटिंग की, और जो हार की वजह थी वो बेसिकली ये 2 प्लेयर थे। अब अगर इंडिया ने कमबैक करना है, जीतना है, तो इन प्लेयर्स को आपको हटाना पड़ेगा, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको नए प्लेयर लाने पड़ेंगे, आप जो बेंच पे बिठाए हो उनको आपको खिलाना पड़ेगा। ख्याल रखिएगा अपना, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।